है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, इन लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट, लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट कि अगर कोई लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है तो इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने एक कंडक्टिंग प्लेट आप किस तरह से ले ली, है ना, ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है और एक दूसरी कंडक्टिंग प्लेट इसके पास पास में रखी हुई है। ऑब्वियस बात है ये कंडक्टिंग प्लेट का क्रॉस सेक्शन है, अदरवाइज तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी चीज होगी, है ना। अदरवाइज तो हम इस तरह की बात कर रहे होंगे ऐसे, है ना, कि दो पैरेलल प्लेट आपके ऐसे रखी हुई जैसे कैपेसिटर की रखी होती है ना। तो इस तरह की दो प्लेट आपने लार्ज रख ली और लार्ज है मतलब इसके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, तो इसको हम इनफाइनाइट प्लेट मान सकते हैं, है ना, कि लार्ज का मतलब हो जाएगा जो प्लेट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इसलिए आपका इनफाइनाइट। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे आप इसमें चार्ज Q1 दोगे और इसके ऊपर आप कोई Q2 चार्ज दोगे तो इसके सरफेस में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, कि Q1 का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, Q2 का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, Q2 का कुछ पार्ट इधर चला जाएगा। तो वही निकालना होता है ये कैसे कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन पर्पज होता है टू कीप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनसाइड द कंडक्टर जीरो, इनसाइड द कंडक्टर जीरो, कंडक्टर जीरो। तो इसका मेन पर्पज वही होता है टू कीप द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो देखो जब भी आप रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करोगे ना तो मैं इसमें दो कंसेप्ट ही लिखूंगा सिंपल सा। पहला कंसेप्ट तो ये होता है कि चार्ज ऑन इनर प्लेट, इनर प्लेट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जो चार्ज और इनर इनर सरफेस लिख लो आप, इसे प्लेट मत लिखो, यहां पे आप लिख लो इनर सरफेस, है ना, कि ये जो चीज की हम बात कर रहे हैं प्लेट्स तो पूरी प्लेट ही हो जाएगी। चार्ज और इनर सरफेस की हम बात कर रहे हैं, चार्ज और इनर सरफेस, इनर सरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जो इनर सरफेस पे चार्ज होगा वो कैसा हो जाएगा, इसलिए आपका इक्वल एंड अपोजिट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे अगर मैं कोई +Q चार्ज ले रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पे पूरे सरफेस पे चार्ज कोई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सपोज आपका ये +Q है ना, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो -Q हो जाएगा इसके इनर सरफेस पे। ये अगर +Q है तो ये कितना हो जाएगा, -Q हो जाएगा, है ना, कि चार्ज ऑन द इनर सरफेस जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। एंड सेकंड कंसेप्ट ये है कि चार्ज ऑन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, या हमें लिखते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, है ना, चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट सरफेस आर इक्वल, इक्वल एंड इट इज half of total charge on system, half of total charge on system। ये दो कंसेप्ट हैं आपके कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो पैरेलल प्लेट में होता है उसमें दो रूल होते हैं कि चार्ज ऑन इनर सरफेस आर इक्वल इन अपोजिट एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस आर इक्वल एंड इट इज द हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, है ना। मतलब ये चार्ज तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये जो चार्ज होगा हमेशा ये आपका इक्वल एंड टोटल चार्ज का हाफ हो जाएगा, Q1/Q2+2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, Q1+Q2/2। ये होता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q1+Q2 ही तो है, तो उसका हाफ इस सरफेस पे होगा और इसका हाफ क्या होगा, बेसिकली आपका इस सरफेस पे होगा, है ना। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा प्रूव भी करते हैं कि भाई किस तरह से हम इसको डिटरमिन किया कि ऐसा होता है। तो इसका पर्पज सिर्फ यही है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो पर्पज होता है वो यही होता है टू कीप द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो पहले तो हम आते हैं इनर सरफेस के ऊपर। तो मैं अगर दो सरफेस पॉइंट ऐसे बना लूँ तो सिंपल सा हम गॉस लॉ से ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे ये दो प्लेट्स होंगी ना, तो इसमें जो फील्ड होगी वो इनर सरफेस पे होती है। कि आपने बोला कि इस पे ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका +Q होगा इसके अंदर वाले सरफेस पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा।
तो जो फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होगी फील्ड लाइंस, एक इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, है ना। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये प्रूफ करने के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू हो गया, तो इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस ले लूंगा। तो गॉसियन सरफेस में जो सिलेक्ट करूंगा, मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा कि इसका गॉसियन सरफेस का कुछ पार्ट जो है ना, ये कंडक्टर के अंदर से जा रहा है ना, कि कुछ पार्ट जो कंडक्टर के क्या हो रहा है, बेसिकली आपका अंदर से जा रहा है ऐसे। दिस इज माई गॉसियन सरफेस। एक मैंने इस तरह से गॉसियन सरफेस ले लिया जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ए बी, है ना, सी एंड डी, और इसमें मैं गॉस लॉ अप्लाई कर दूंगा। तो गॉस लॉ अप्लाई करने का मतलब आपको ये तो निकालना होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू 0, तो ई डॉट डी ए निकालना होता है। और क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है पहले आप ई डॉट डी ए निकालो, है ना, फ्रॉम ए टू बी, फिर आप इसको सम कर दो ई डॉट डी ए की वैल्यू को फ्रॉम बी टू सी, है ना, फिर आप इसको सम कर दो ई डॉट डी ए को, है ना, फ्रॉम आपका सी टू डी, और वापस वहीं पे आ जाओ, तो ये आपको हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल का मतलब वही हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे बेसिकली आपके डी से ए वापस आ गए, कि जहां से हम स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, पूरा का इंटीग्रेट कर दिया आपने। तो जब मैं इसको लिखूंगा कि क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो पहले मैं ए से डी जाऊंगा, तो ए से डी तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो फील्ड 0 होती है, तो फील्ड 0 होगी तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, तो ये 0 हो गया। प्लस आपका सी टू डी भी 0 हो जाएगा, है ना, कि भाई सॉरी ए टू बी मैंने ये लिया है ना, कोई बात नहीं। ए टू बी जब आप लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे इसलिए 0 होगा क्योंकि फील्ड जो है वो सरफेस के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर से उसका एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, तो ए टू बी 0 हो गया। फिर सी टू डी इसलिए 0 होगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर है, ये भी 0 हो गया, सारा 0 हो जाएगा, है ना। मतलब जो मैंने यहाँ पे क्लोज गॉसियन सरफेस लिया है उसमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू 0, और अब से बात है कि जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट बी डी अगर 0 होगा तो ये फर्दर इक्वल होता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर ये चीज 0 है एलएचएस साइड का, तो क्यू इनक्लोज भी 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्यू इनक्लोज क्या होना चाहिए, बेसिकली आपका 0 होना चाहिए। और ये क्यू इनक्लोज तभी 0 होगा जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो। अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो उसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो पहला हमने डिराइव कर लिया, कि पहले को एक्सप्लेन कर दिया गॉस लॉ से, कि अगर मैं गॉसियन सरफेस ऐसा ले लूँ तो उससे फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, तो क्यू इनक्लोज भी 0 होगा, मतलब अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, है ना। तो पहली चीज आपकी आ गई, तो पहला तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे, फिर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा ए से बी इसलिए 0 होगा क्योंकि ई और डी ए जो है वो परपेंडिकुलर है ना, कि भाई आप थोड़ा ध्यान रखना कि भाई जो ये ए है और ये बी है, तो फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है और एरिया वेक्टर तो एरिया के परपेंडिकुलर होता है ना इस तरफ, तो दोनों में 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ए से बी 0 इसलिए हो गया, और बी से सी इसलिए 0 हो गया क्योंकि कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है, तो कंडक्टर के अंदर में तो फील्ड ही 0 होती है ना। मतलब दो पर्पज से हम ये 0 कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, है ना, जो कि आपका ए बी और सी डी में है, ए बी एंड सी डी। और दूसरा हम 0 कर रहे हैं ई 0 की वजह से, वो आपका हो रहा है जो कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है, दैट इज योर बी सी एंड डी ए, है ना। बी सी एंड क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका डी ए हो जाएगा। वो मैंने बात की है कि दूसरा किस लिए हो रहा है, बेसिकली आपका बी सी एंड डी ए। बेटा एरिया वेक्टर लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट का मतलब किस तरह से है ना, लेफ्ट टू राइट थोड़ी एरिया वेक्टर होगा यार। भाई ये सरफेस है ना आपका, मैं थोड़ा सा 3D बना देता हूँ ऐसे, कि भाई जैसे ये प्लेट्स थे ना ऐसे, ये आपने प्लेट ले लिया, तो आपने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो ऐसा रेक्टेंगुलर लिया है ना ऐसे, ये गॉसियन सरफेस है आपका जो कि कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो एरिया के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना ऐसे, लेफ्ट टू राइट कैसे होगा, जो भी होगा आउटवर्ड एरिया वेक्टर ले लेंगे ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो फील्ड लाइंस तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ई परपेंडिकुलर टू ए होगा ए बी और सी डी में, है ना, तो उसमें फ्लक्स 0 हो जाएगा। और जो आप सर हमने यहाँ पे दो शीट के बीच में एक ओके और शीट लगा रखी है जो क्या क्वेश्चन कर चीज, सकते हैं। क्या चीज, सर ये जो दो हमारी कंडक्ट
मतलब कंडक्टर्स जो है इनके बीच में हमने वैसी सेम शीट लगा दी है गॉसियन वाली, नहीं नहीं, सेम गॉसियन शीट नहीं सरफेस लगाई जो है, लिया है। गॉसियन सरफेस लिया है। हाँ मतलब वही इमेजिनरी जो लिया है वो शीट ही लिया है ना सर आपने। शीट नहीं लिया है, वो तो भाई क्यूबॉइड। एरिया होगा ना, क्यूबॉइड होगा वो, क्यूबॉइड होगा ये। वो तो जस्ट मैं ए से सी ऐसा लीनियर ले रहा हूँ, अदरवाइज तो गॉसियन सरफेस 3D होगा ना। मैंने बोला तो अभी भी ये भी चीज़ तो ऐसी ही है ना। तो इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस होगा क्यूबॉइड होगा ना, तो क्यूबॉइड ले लिया मैंने इसे, यस। क्रॉस सेक्शन बनाया ऐसे। अदरवाइज तो ये गॉसियन सरफेस इस तरह से हो जाएगा आपका ये ऐसा। दिस इज द शेप ऑफ द गॉसियन हाँ सरफेस। सर मैं वही सोच रहा था आपने 2D में क्यों लिया टू है, डी इसलिए इसलिए बनाया क्योंकि मैं कंफ्यूजन हो। क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ सब चीज़ का। इसका भी तो हाँ मैंने ठीक क्रॉस है सर सेक्शन लिया है, तो वही। गॉसियन सरफेस का भी क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल है ना, तो जिस जिस सरफेस की फील्ड पैरेलल होगी उससे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। बहुत सारे सरफेस हो गए ऐसे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फ्लक्स जीरो, जब नीचे जाएंगे हम तो इसलिए फ्लक्स जीरो है क्योंकि फील्ड वो गॉसियन सर्फ कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है वो सरफेस, तो वहाँ फील्ड जीरो होती है। तो एलएचएस साइड पे सारे अगर जी जीरो हो गई तो वो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। क्यू इनक्लोज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो जो ये चीज हम सही लिख रहे हैं कि चार्ज ऑन द इनर सरफेस जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, इसकी वजह से ड्यू टू गॉस लॉ, है ना। तो पहला हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, लिख लो। ये क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं बेटा, इसलिए वो लीनियर चीज ले रहा हूँ, अदरवाइज तो सरफेस। सर चार्ज ऑन इनर सरफेस और आउटर मोस्ट सरफेस में क्या फर्क? बेटा कंडक्टर में ये होता है ना, कंडक्टर में जैसे कोई भी कंडक्टर अगर होगा ना तो कंडक्टर इस तरह से है, तो जब भी आप इसको चार्ज दोगे तो कुछ चार्ज इसके राइट साइड पे आ जाएगा और कुछ चार्ज जो होगा इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो वही हम निकालना चाह रहे हैं कि कितना राइट पे होगा कितना लेफ्ट पे होगा। तो इनर मतलब जो अंदर है, इन दोनों का इनर सरफेस मतलब जो फेस कर रहे हैं, फेसिंग सरफेस जो है उसको हम इनर बोल रहे हैं इसे, है ना। और आउटर में मोस्ट मतलब, है ना, जो आपका बाहर वाला सरफेस है ये वाला। जैसे ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है, तो समझो यार। तो यस। इनर सरफेस का मतलब हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, और आउटर मोस्ट का मतलब हो जाएगा वन एंड फोर, है ना, कि वो क्या हो जाएगा इसलिए आपका वन एंड फोर। तो इनर सरफेस का मतलब सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस। भाई दो प्लेट्स हैं तो उसके चार सरफेस होंगे ना, तो भी अगर दो प्लेट्स हैं तो उसके क्या होंगे, फोर सरफेसेस होंगे, है ना? ऐसा नॉन कंडक्टर में हम नहीं लेते थे, क्योंकि नॉन कंडक्टर में जो हम लेते थे उसमें तो चार्ज मूव कर ही नहीं सकता है ना। तो नॉर्मली उसमें इनर आउटर का कंसेप्ट नहीं होता है, तो इसमें तो चार्ज सारे दोनों सरफेस पे आ जाएंगे ना, अलग अलग से। अंदर तो कोई चार्ज रह ही नहीं सकता इसके, तो दोनों सरफेस पे चार्ज आ जाएंगे, इसलिए हम बात करते हैं इसकी। तो चार्ज ऑन इनर सरफेस हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट, अगर ये क्यू है तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। और जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पे चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा, एंड टोटल जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस का क्या होगा। किसका आवाज आ रही है? है ना, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इसका बेसिकली आपका मतलब है। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे, कि भाई सेकंड पॉइंट में हम क्यों बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट सरफेस पे इक्वल होगा, है ना। तो उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, सिंपल ऐसा कि उसको भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आपका प्रूव कर सकते हो कि आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज बेसिकली आपका किस तरह से आपका इक्वल होगा, सेकंड पॉइंट को। और बाद में इसको न्यूमेरिकल में हम सीधे अप्लाई कर देंगे, है ना। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज इक्वल करने के लिए हम ऐसा ले लेते हैं कि सपोज आपका ये कोई इस तरह से एक प्लेट कोई है, प्लेट का क्रॉस सेक्शन है, एक दूसरी प्लेट हमने इसके सामने रख दी, है ना। तो आपने बोला कि सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपने अभी प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो ये तो आपने प्रूफ कर दिया ये माइनस क्यू होगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि आउटर मोस्ट पे दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो मैंने बोला इक्वल है, कि अगर यहाँ पे कोई आपका कैपिटल क्यू चार्ज आ गया है तो यहाँ पे भी कैपिटल क्यू होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब मैं यहाँ से फील्ड निकालूंगा, किसी भी एक पॉइंट पे मैं फील्ड निकालता हूँ, कंडक्टर के किसी पॉइंट के अंदर मैं फील्ड निकालता हूँ,
सारे चार्ज की वजह से अलग अलग कितनी होगी। तो आपको पता है कि फील्ड की जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम इनफाइनाइट शीट वाला यूज करेंगे, इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से जो फील्ड होती है ना, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि लार्ज प्लेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे 4 इनफाइनाइट शीट है ना। इस चार्ज को भी आप हटा दो यहाँ से, ये तो आपको निकालना है, तो अभी आप इक्वल मत लिखो इसे, है ना, कि इसको आप अभी इक्वल मत लिखो, यही तो आपको निकालना है। क्या अंदर में तो आपने बोला इक्वल एंड अपोजिट है ना। अब आपने ये बोला कि भाई इस पे चार्ज है, मुझे नहीं पता है, मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ, है ना, कि कुछ चार्ज होगा लेकिन वो इक्वल होगा, वो तो प्रूफ करना है आपने। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से ये फॉर्मूला होता है, और सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए ले लेंगे, है ना। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से फील्ड का हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं अगर इस पॉइंट जो इसके अंदर है यहाँ पे देखूँ, तो इस प्लस क्यू की वजह से राइटवर्ड फील्ड होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है ना, और कितनी हो जाएगी, अभी आपने बोला है दिस इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। माइनस क्यू की वजह से लेफ्टवर्ड हो जाएगी, है ना। भाई चार इनफाइनाइट शीट है, तो दो इनफाइनाइट शीट की अभी हम बात कर रहे हैं। ये भी आपका हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, वो तो होगा ही। पॉजिटिव क्यू की वजह से राइटवर्ड होगी, नेगेटिव की वजह से लेफ्टवर्ड होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन आपको पता है चार्ज सिर्फ इनर सर्फेस पे थोड़ी होगा, आउटर पे भी होगा। तो अगर आउटर में मैं कोई चार्ज ले लूँ कि यहाँ पे जो चार्ज है, सपोज आपका कोई Q1 ही ले लो अभी आप, या Q1 स्मॉल Q1 ले लो आप यहाँ पे, और यहाँ पे हम चार्ज ले लेते हैं कोई Q2 है। तो आपने बोला जैसे इसकी फील्ड कैंसिल हो रही है, वैसे Q1 और Q2 की भी तो कैंसिल होनी चाहिए, कि भाई इस Q1 की वजह से जो फील्ड होगी वो राइटवर्ड होगी, और ये हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इस Q2 की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड लेफ्टवर्ड होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, कि भाई जस्ट किसी इनसाइड पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। आपको पता है कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो होती है, यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड क्या होना चाहिए बेसिकली आपका जीरो। ये सारी फील्ड का सम यहाँ पे जीरो होना चाहिए, कंडक्टर के अंदर है। तो आप देखो ये दोनों तो अपने आप ही कैंसिल हो गए, आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों कब कैंसिल होंगे, भाई Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए राइटवर्ड है, Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए लेफ्टवर्ड है, ये कब कैंसिल होंगे, क्या कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये तब Q1 equals to Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड जीरो होने के लिए तभी होगा जब Q1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q2 की। बेटा एनोटेट मत करो, Q1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Q2 के। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी किसी पैरेलल प्लेट को हम चार्ज देंगे तो इनर सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा, एंड आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज जो होगा वो सॉरी इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, एंड आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा, है ना। तो हम बात कर सकते हैं। तो यही मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई ये अगर दो कोई प्लेट है, प्रूफ कर लिया हमने कि ऐसा होना चाहिए, तभी कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होगा किसी पॉइंट पे। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपसे ये बोला था कि यहाँ पे अगर हम Q1 चार्ज दें और यहाँ पे अगर हम Q2 चार्ज दें, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना, कि ये जो चार्ज होंगे ये चार्ज सरफेस में क्या होंगे, बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपने बोला यहाँ पे तो कोई स्मॉल क्यू आ गया, तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। अब आपको पता है Q1 का अगर स्मॉल क्यू यहाँ पे आ गया तो बाकी चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा ना, तो ये चार्ज तो प्लेट पे कंजर्व रहेगा। तो Q1 का अगर स्मॉल क्यू यहाँ पे आ गया तो बाकी जो चार्ज होगा इस आउटर सरफेस पे आ जाएगा। Q2 का यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो Q2 माइनस ऑफ माइनस क्यू, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Q2 प्लस क्यू हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, क्योंकि हर प्लेट पे चार्ज तो कंजर्व रहेगा, कुछ यहाँ गया तो बाकी यहाँ होगा, कुछ अगर यहाँ पे आया तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने बोला कि इस पॉइंट पे अगर फील्ड जीरो करना है तो क्यू एन माइनस क्यू तो कैंसिल कर ही रहे हैं, ये दोनों भी कैंसिल करने चाहिए, इन दोनों की फील्ड भी यहाँ पे कैंसिल होनी चाहिए, और इन दोनों की फील्ड होगी जब ये आउटर मोस्ट पे चार्ज इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ से आ गया Q1 माइनस क्यू शुड बी इक्वल टू द Q2 प्लस क्यू। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Q1 माइनस Q2 बाई 2, है ना। इधर से इधर ले जाएंगे तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ जाएगा। और अगर मैं ये क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू किसी भी एक में पुट कर दूं, है ना, तो ये जो चार्ज आएगा इसकी वैल्यू,
है ना। स्मॉल क्यू की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। चाहे आप यहाँ पे स्मॉल क्यू पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, दोनों इक्वल ही है ना। तो ये आपका आ गया। तो पूरी पिक्चर इस तरह से आ गई कि अगर दो प्लेट ऐसे हैं, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, मेन वो दो लाइन याद रखनी है। अगर आपने यहाँ पे इसको Q1 चार्ज दिया और यहाँ पे Q2 चार्ज दिया, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो Q1 प्लस Q2, सॉरी, ये आपका जो चार्ज होगा इस जगह पे, है ना, इस जगह पे जो चार्ज होगा वो आपका Q1 माइनस Q2/2 हो जाएगा, है ना। अभी आपने इसी चीज को प्रूव किया है कि ये जो चार्ज होगा आपका कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका Q1 माइनस Q2/2, और इसी के नेगेटिव साइन का चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2 का नेगेटिव साइन, और आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 का हाफ हो जाएगा। इस तरह से चार्ज चारों सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इसका पर्पस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि कहीं भी पॉइंट ले लो कंडक्टर के अंदर, नेट फील्ड जीरो हो जाए। कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर फील्ड जीरो करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो कि होता है, तो इस तरह से चार्ज को अपने आप को एडजस्ट करना होगा या डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तभी ऐसा होगा, है ना। तो इसी चीज को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो इसको आप लिख लो, है ना। तो पैरेलल प्लेट में इस रूल से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर Q1 Q2 का नेचर सेम है? Q1 Q2 का नेचर नेचर भी सेम है, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। इक्वल का मतलब है कि मैग्नीट्यूड एंड साइन दोनों इक्वल है ना, तभी तो कैंसिल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से राइटवर्ड फील्ड होगी, तो इसको भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो उसकी वजह से लेफ्टवर्ड होगी। तो वहां पे कैंसिल करना है दोनों को, तो सेम नेचर के होंगे दोनों। ये जो चार्ज होंगे इसका सेम नेचर होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड के, तो यह करेक्ट। तो पैरेलल प्लेट में दिस वे वी डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, है ना। तो इसमें ये सब याद नहीं रखना है कि Q1 प्लस Q2/2 होगा। ये चीज जो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया इसको ध्यान रखो आप, है ना, कि भाई स्टार्टिंग में जो मैंने ये बताया आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑन इनर सरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो मैं मतलब कोई बाहर से फील्ड अलग से नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी फिर यूज होगा ना। चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस आर इक्वल, नेचर एंड मैग्नीट्यूड दोनों में, एंड इट इज द हाफ ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। कि टोटल चार्ज अगर Q1 प्लस Q2 है तो हाफ यहाँ होगा हाफ यहाँ पे होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, है ना। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आएंगे, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी के ऊपर आएंगे। बाद में हम एक्सटर्नल फील्ड भी रख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सटर्नल फील्ड भी होता है, तो हम कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल में इसके बेसिस पे शेयर करता हूं, उसको आप ध्यान दो। है ना, एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर हैं, वो कर लेते हैं पहले। ये आपका है ना, वेट फॉर अ मिनट, है ना। ये 4 क्वेश्चन है आपके, है ना। इसमें अभी फोर्थ को आप मत समझो, मैं अभी फर्स्ट तो हमने कर ही लिया, फर्स्ट तो आपने कर लिया। चार्ज ऑन ईच सरफेस, अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो इसको तो सॉल्व कर लिया। सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, ये 4Q है और ये -3Q है, तो हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, है ना, कि हर सरफेस पे कितने कितने अमाउंट का चार्ज होगा। अच्छा अभी शो कर रहा हूं मैं, अभी मैं उसको शो करूंगा बेटा, पेज को पहले इसको कर लेते हैं ना, फिर उस पेज पे आ जाएंगे। ये D/2 वगैरह अभी आप इग्नोर कर दो, ये सब अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है लेकिन गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है। पहले तो ये सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, फिर थर्ड करो। आप सेकंड थर्ड आप कर सकते हो। भाई हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी बचा हुआ है कंडक्टर, अभी तो स्फेरिकल शेल में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा।
भाई एक पे चार्ज 4q है, दूसरे पे -3q है, तो हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा ये आपको बताना है। मतलब इसमें इतना कुछ फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखो जो मैंने दो बताया आपको। पहले सेकंड सॉल्व करो बेटा, खाली सेकंड का आंसर भेजो, फिर थर्ड का करना। फोर्थ में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ओके मैं बताता हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी तो आपने पढ़ा भाई, टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का कितना है, एक 4q है, एक -3q है, मतलब सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी q हो जाएगी। तो अभी आपने बोला कि अगर टोटल चार्ज q है तो यहाँ पे q/2 होगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे यहाँ भी q/2 होगा। इसमें इतना क्या है, भाई टोटल चार्ज सिस्टम का q है तो q/2 यहाँ होगा, q/2 यहाँ पे होगा, उसके बाद कंजर्वेशन 4q का q/2 अगर यहाँ पे आ गया तो बाकी यहाँ पे होगा, है ना। तो 4q माइनस q/2, है ना, मतलब ये 7q/2 हो जाएगा। और जितना 7q/2 चार्ज यहाँ पे होगा उसका नेगेटिव यहाँ पे होगा इस सरफेस पे, -7q/2। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई टोटल चार्ज सिस्टम का q है तो q/2 यहाँ, q/2 यहाँ, 4q का q/2 अगर इधर चला गया तो बाकी यहाँ आ जाएगा, है ना। तो 7q/2 यहाँ पे होगा, और अगर ये 7 का q/2 है तो उसी का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया कि फर्स्ट सरफेस पे q/2, सेकेंड सरफेस पे 7q/2, थर्ड सरफेस पे -7q/2, और फोर्थ सरफेस पे अगेन q/2 हो जाएगा। ये टोटल इसमें 4 सरफेस होंगे। तो ऐसा होगा तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, है ना। सेम कंसेप्ट आप थर्ड में अप्लाई कर दो, अप्लाइंग द थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या आपका आंसर आ रहा है देखो, और ऐसे ही मुझे आंसर भेज दो। जैसे मैंने बोला अब इसमें तो बहुत सारे सरफेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो सीक्वेंस वाइज कितने कितने चार्ज होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। भाई कितने भी हो कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है इसमें।
क्या आपका आंसर है, बताओ मुझे। सर भेज दिया मैंने आप। अच्छा भेज दिया, मैंने देखा नहीं होगा। ओके हाँ, आई हैव गॉट द 3 आंसर्स। हाँ, रमेश एंड यथार्थ, योर आंसर इज करेक्ट। है ना, एकदम आसान सी चीज होती है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। वो स्टार्टिंग में प्रूफ करना मुश्किल है, लेकिन एक बार वो रिजल्ट आ गया तो सीधे कर सकते हैं इसमें। सही है आपका आंसर। ना ये सही नहीं है, रमेश और यथार्थ का आंसर सही है। ना सोना, ये आंसर मैच नहीं कर रहा बेटा। ना ये भी आंसर सही नहीं है। ना भव्या सही नहीं बेटा ये आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुछ नहीं, इसमें आप निकाल लो पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है। 3 हो 4 हो, सब कंसेप्ट सेम होता है। टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, सबसे पहले तो टोटल चार्ज निकालो सिस्टम में है कितना, फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हर्षित पाल ये सही है क्या? नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा सही है। भाई टोटल चार्ज सिस्टम में कितना है, आप लोग कुछ थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे। पहला 4 क्यूब है, दूसरा -3 क्यू है, और तीसरा 5 क्यूब है। तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कितना है? वो Q1 Q2 वाला फॉर्मूला यूज मत करो भाई, टोटल चार्ज यही तो है। तो टोटल चार्ज सिस्टम में 6 क्यूब है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि टोटल चार्ज जो भी सिस्टम पे होगा उसका हाफ हाफ आउटर मोस्ट पे चला जाएगा। है ना, अभी अगर 3 प्लेट हैं तो आउटर मोस्ट 2 सरफेस पे चला जाएगा। मतलब यहाँ पे चार्ज जो होगा वो 3 क्यू आ जाएगा, यहाँ पे 3 क्यू हो जाएगा। ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि टोटल चार्ज निकाल के सबसे पहले आउटर मोस्ट पे आप इक्वल कर लो, और जैसे आपने आउटर मोस्ट पे इक्वल किया अपने आप सारे चार्ज आ जाएंगे। भाई 4 क्यू का 3 क्यू अगर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे क्यू आ जाएगा ना। फिर दोनों का सम तो 4 क्यू रहना चाहिए। 4 क्यू हवा में जंप करके थोड़ी जाएगा, कंजर्व रहेगा। अगर ये क्यू है तो ये -क्यू होगा। ये भी रूल है कि फेसिंग सरफेस जो होते हैं उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। और -3 क्यू का -क्यू अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ -2 क्यू आ गया। और अगर ये -2 क्यू तो इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे +2 क्यू हो जाएगा। बाहर का तो आपको पता ही, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पहले सरफेस पे 3 क्यू, दूसरे सरफेस पे क्यू, तीसरे पे -क्यू, चौथे पे -2 क्यू, एंड अगेन 2 क्यू एंड 3 क्यू। ये आंसर हो जाएगा इसका कि इसके जो 6 सरफेस होंगे उस पर इतना इतना चार्ज होगा। इतना चार्ज होगा तभी कोई भी पॉइंट हम ले लें कंडक्टर के अंदर कहीं भी, वहां पे नेट फील्ड 0 हो जाएगी। है ना, अदरवाइज नेट फील्ड 0 नहीं होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उस तरह से हम करते हैं। है ना, चाहे 3 हो 4 हो 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। है ना, कि 3 हो 4 हो 6 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। आइए मैं शो करूंगा निहाल बेटा, वेट फॉर मी। है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। है ना, तो ये चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज जो सारे सरफेस पे होंगे उसकी वैल्यू इतनी होगी।
है ना, कि भाई क्यू है तो माइनस क्यू हो जाएगा और इस तरह से कर लेंगे। तो ये तरीका होता है, टोटल चार्ज निकाल के उसका हाफ हाफ पहले कर दिया, फिर उसके बाद अपने आप करते रहे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं आपके, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो। मेन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे आपने दो प्लेट को क्या किया ना, किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इसको मैं अलग से फ्रेश पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन क्या है, आप इसको सॉल्व नहीं करना, आई विल एक्सप्लेन, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्वेश्चन है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको दो प्लेट्स को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से। चलो मैं शेयर करता हूँ इसे। ओके, ये आप देख लो, लास्ट पेज यही था। फिर मैं वो क्वेश्चन जो मैंने शो किया था उसको यहाँ पे बताता हूँ। ये आपका आ गया, ठीक है। चलो अब आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। देखो उस क्वेश्चन में ये था कि देयर इज अ 3 प्लेट्स, एक पैरेलल प्लेट यहाँ पे है, उसके पास एक प्लेट थी, है ना, सारी लार्ज प्लेट मान के चलेंगे हम, और इससे किसी ज़्यादा डिस्टेंस पे दूसरी प्लेट थी। वह डिस्टेंस कम है लेकिन कंपेरेबल हो सकती है। ये 3 प्लेट्स हैं इसमें, है ना, कि देयर इज अ 3 प्लेट्स, आपने इस तरह से शो किया है ना। वेट फॉर अ मोमेंट, मैं डिस्टेंस देख लूँ जरा सा कितना होता है चाहिए इसके बीच में। हाँ ये आपका है। अब इसमें ऐसा दिया हुआ है कि जो पहली दो प्लेट है इसके बीच का सेपरेशन डी है, D/2 है, और ये जो सेपरेशन है वो डी है, ऐसा, है ना। और हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट में कोई चार्ज नहीं है, आउटर मोस्ट पे सिर्फ चार्ज जो है वो बीच वाली प्लेट पे प्लस क्यू दे दिया आपने, और ये इस प्लेट और इस प्लेट को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ऐसे ये सिचुएशन है ना, कि भाई पहले दो प्लेट के बीच का सेपरेशन D/2 था, यहाँ पे डी था, आपने बीच वाले को चार्ज दिया, है ना, और फर्स्ट और थर्ड प्लेट को कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन वही होता है कि फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच सरफेस, कि जो इसमें 6 सरफेस हैं हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, है। तो उसको सॉल्व मत करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, बाद में आएंगे तो उसको करना। तो देखो इसमें कंसेप्ट सिंपल सा हो जाएगा कि टोटल चार्ज अभी भी कितना है, पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो तो क्यू है, तो कोई एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं इसमें, कोई बाहर से फील्ड थोड़ी हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। जो भी फील्ड है वो तो इंटरनल ही है अपनी, है ना, जो भी फील्ड होगी इस चार्ज की वैसे ही होगी। एक्सटर्नल फील्ड होती है तो बात अलग होती है, तो एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं हो तो टोटल चार्ज का हाफ हाफ आ जाएगा, तो इस पर तो कोई बात नहीं है, ये Q/2 हो जाएगा, ये Q/2 हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं कि भाई बाहर वाले में Q/2 आ जाएगा, इसको इस कनेक्शन से कोई मतलब नहीं। अब अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि अगर पहले तो इसमें 0 चार्ज था, स्टार्टिंग में इसके ऊपर नेट चार्ज 0 था ना, तो अगर ये Q/2 है तो -Q/2 होना चाहिए, तो वो गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि अब ये वायर से कनेक्टेड है ना, और चार्ज कंजर्व किसी आइसोलेटेड प्लेट का होता है जो किसी चीज से कनेक्टेड नहीं हो। ये गलत है कि ये Q/2 है तो -Q/2 होगा, तो पहले 0 था चार्ज, तो नेट चार्ज अभी भी 0 होना चाहिए, लेकिन वो वायर से कनेक्टेड है इसलिए ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आपने 2 सरफेस का तो निकाल लिया, अब इसमें 4 सरफेस का कैसे निकालें। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूंगा कि सपोज इस कैपिटल Q का स्मॉल q कुछ यहाँ आ गया, तो बाकी बचा चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये चीज तो वायर से कनेक्टेड नहीं है ना, तो अगर स्मॉल क्यू अपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे आ गया तो रिमेनिंग चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद लॉ तो वैलिड होगा, अगर ये क्यू है तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, -Q, और अगर ये Q-Q है तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, -Q-Q। ये तो होता ही है कि भाई फेसिंग सरफेस पे गॉस लॉ की वजह से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना। तो अब इससे बात है, इस गैप में एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी,
यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी इस क्यू एन माइनस क्यू की वजह से, वो सपोज आपकी E1 हो गई। इस गैप में भी एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से राइट डायरेक्शन में। भाई पॉजिटिव से भी गैप में तो फील्ड होती है, जैसे अभी भी हम जो पढ़ रहे थे ना, बीच में तो फील्ड होती है, कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, तो यहाँ पे फील्ड सपोज E2 आ गया है ना। प्रॉब्लम है कि भाई आउटर मोस्ट पे आ गया, हाउ टू फाइंड आउट द स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो आपने एज्यूम किया है। तो कनेक्शन से क्या होता है, जैसे किसी दो प्लेट को हम कनेक्ट कर देते तो क्या होता है उसमें, क्या यूनिक आ जाता है उसमें, कोई बता सकता है क्या? जैसे हम दो प्लेट को कनेक्ट करेंगे तो व्हाट, पोटेंशियल सेम हो जाता है। हाँ पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, है ना। इफ वी कनेक्ट टू प्लेट बाय वायर, टू प्लेट्स बाय वायर, conducting plate of course, then their potential becomes same, potential becomes same, कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सेम हो जाएगा। मतलब मिडिल प्लेट का अगर मैं पोटेंशियल ले लूँ V1 और इसका पोटेंशियल अगर मैं V2 ले लूँ, तो इससे वायर से अगर ये वाली प्लेट कनेक्टेड है तो यहाँ भी V2 हो जाएगा पोटेंशियल, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका V2 पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से एक यूनिक चीज आ गई कि दोनों मिडिल प्लेट और इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 माइनस V2 है, और इसका और राइट प्लेट का ही पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है ना। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है भाई, दोनों का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाएगा, इस सेम, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर मुझे निकालना है कि मिडिल और लेफ्ट प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मैं लिख दूंगा E1 इंटू डी, E1 इंटू डी बाई टू, तो यहाँ पे वो डी यूज हो जाएगा। भाई E1 फील्ड है, ये गैप अगर डी बाई टू है तो पोटेंशियल डिफरेंस E1 इंटू डी बाई टू हो जाएगा, और ये इक्वल होगा इस गैप के पोटेंशियल डिफरेंस के, ये आपका हो जाएगा E2 इंटू डी बाई टू, E2 इंटू डी हो जाएगा। अब E1 E2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ये दो प्लेट है ना, इस तरह से, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कोई सिग्मा है और यहाँ पे माइनस सिग्मा है, तो बीच वाले स्पेस में कितनी फील्ड होगी, अगर दोनों में सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक सिग्मा की वजह से जो चार्ज डेंसिटी होगी वो राइटवर्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस माइनस सिग्मा बाई तो राइटवर्ड ही होगा ना, टुवर्ड्स द राइट, तो इसमें वो ऐड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कि भाई एक सरफेस पे अगर सिग्मा है, इस सरफेस पे पॉजिटिव, तो वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्रिएट करेगा, और माइनस सिग्मा भी अपनी तरफ इतनी क्रिएट करेगा, तो जो नेट फील्ड होगी इस गैप में जो होगी वो आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है ना, कि गैप में जो प्लेट की फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो E1 जब निकालेंगे तो चार्ज आपने क्यू एन माइनस क्यू लिया है, ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई टू। जब आप E2 निकालोगे तो चार्ज आपने कितना एज्यूम किया है, क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इसको सॉल्व करके आपका स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो भाई इसको सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट ए और डी तो कैंसिल ही हो गया, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया कि Q की वैल्यू हो जाएगी 2Q माइनस 2Q, में से स्मॉल Q की जो वैल्यू होगी वो 2Q बाई 3 आ जाएगी। तो आपका आंसर आ गया, है ना, कि भाई आपका आंसर आ गया कि भाई इसके 6 सरफेस पे जो चार्ज होगा, फर्स्ट पे Q बाई 2 आ जाएगा, सेकेंड पे माइनस Q, मतलब इसका नेगेटिव आ जाएगा माइनस 2Q बाई 3, इस पे Q माइनस Q, तो Q से इसको माइनस कर देंगे, तो थर्ड पे आपका Q बाई 3 हो जाएगा। अगर ये Q बाई 3 होगा तो उसी का नेगेटिव यहाँ पे होगा, ये माइनस Q बाई 3 हो जाएगा, है ना। कोई सरफेस छोड़ रहा हूँ क्या मैं इसमें? हाँ एक सरफेस छोड़ दिया ना मैंने, तब क्योंकि टोटल तो 6 होने चाहिए ना,
एक सरफेस मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, बीच में उसको भी ले लेते हैं ना, ये वाला ले लिया मैंने, छोड़ दिया है ना, कि भाई माइनस, अभी इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना पड़ता है आपको ठीक से। ये q/2 हो गया है, -2q/3 हो गया, तो उसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2q/3 हो जाएगा, और q से q स्मॉल q माइनस कर देंगे तो ये q/3 हो जाएगा, उसका अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा -q/3, और आउटर मोस्ट पे तो इक्वल होता ही है, तो ये इसके सारों सरफेस पे चार्ज होंगे। ऐसा होगा तो दो चीजें होंगी, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दो चीजें होंगी, एक तो दोनों प्लेट्स के बीच में गैप में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो सेम होना चाहिए क्योंकि वायर से कनेक्टेड है, और दूसरा इसके इंटरनल पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 होगी कंडक्टर के अंदर, है ना, तो इस तरह से चार्ज के क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो लिख लो आप इसे, है ना, तो कई बार एक कनेक्शन वाले क्वेश्चन भी आपको आते हैं। है ना, तो इसको लिख लो थोड़ा सा, है ना, और कैसे कैसे मैंने किया है वो ध्यान रखना इसमें। सर -ED होता है ना माइनस, हाँ वो मैंने पोटेंशियल। डायरेक्शन तो मैंने शो किया ही हुआ है ना भाई, फील्ड अगर लेफ्टवर्ड है तो माइनस का मतलब ये है कि V2 की वैल्यू जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू द V1, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस इग्नोर कर दिया, वैसे तो फॉर्मूला वाइज ही माइनस होता है ना, लेकिन हम जान रहे हैं कि V1 V2 से भी ज़्यादा होगा, और V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा होगी, है ना, तो वो V1 - V2 ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, ये जो चीज़ ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, ये V1 - V2 ले रहे हैं, तो ज़्यादा से कम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, वैसे तो माइनस होता है फंडामेंटली, दोनों तरफ माइनस लगा दो तो कैंसिल ही हो जाएगा वो तो जब इस तरह से कनेक्टेड होगा तब वो गैप की बात करेगा, अदरवाइज तो गैप से फर्क नहीं पड़ता, वो स्मॉल गैप होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है आंसर में, अगर कनेक्टेड नहीं है तो। सर E1 और E2 कैसे निकाला E1 और E2 फॉर्मूला? कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से कि भाई दो चार्ज, अगर एक सरफेस पे चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, बाहर की वजह तो फील्ड हमेशा कैंसिल हो जाता है, और इस पे अगर माइनस सिग्मा है, तो जब मैं बीच में निकालूंगा तो पॉजिटिव से अवे राइटवर्ड होगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स भी राइटवर्ड होगा, तो दोनों की इंडिविजुअल फील्ड इतनी इतनी होती है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कि इन दोनों के गैप के बीच में फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो जैसे ये चार्ज था Qn - Q, तो E1 निकालने के लिए Q अपॉन एरिया ले लिया आपने चार्ज, ये चार्ज था कैपिटल Q माइनस, और ये चार्ज आपने कैपिटल Q माइनस स्मॉल ले लिया, है ना, तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लिया, चार्ज की जगह पे पुट कर दिया, E1 E2 आ जाएगी, है ना, E1 E2 की वैल्यू इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको तो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है ना, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, है ना, इस तरह से हम उसको क्या कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना, ये आपको तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये मेथड होते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला पैरेलल प्लेट में,
भाई कोई भी पैरेलल प्लेट में तो ये रूल्स यूज करके अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया है ना, कि पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का ये मेथड होता है। अब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल में, है ना, कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या डिस्ट्रीब्यूशन ही लिख लो, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखना, इन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल। वो भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है आपको, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। कि भाई कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा, है ना। तो स्फेरिकल शेल का मतलब जस्ट ऐसा हो गया कि एक आपने हॉलो शेल ले लिया, ऐसे शेल का मतलब हॉलो ही होता है ना, कि भाई इस तरह से आपने क्या ले लिया, आपका एक हॉलो शेल, ये ऐसा, ये आपकी कोई इनर शेल है ना। कोई भी शेल होगी तो क्या होगा, थोड़ी सी थिकनेस तो होगी ना उसकी, और ये आपकी आउटर शेल है। आप इस डायग्राम को ठीक से समझना मैं क्या बना रहा हूँ। कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बना रहे हैं दो, और थोड़ी सी थिकनेस भी इसकी शो कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये थिकनेस बहुत कम होती है, इसकी थिकनेस भी मैं शो कर रहा हूँ ऐसे थोड़ा सी। इसी को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। डायग्राम नहीं बनता इससे, ये आपका आ गया इस तरह से, है ना, ये आपका जगह है ना। तो ये आपका शेल्स आ गए। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दो कि इसका रेडियस आपको कुछ दिया हुआ है, इस शेल्स का आपको सम रेडियस इज गिवन, कि भाई इनर शेल का रेडियस सपोज R1 है एंड आउटर शेल का रेडियस R2 है। वैसे अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने इनर शेल को कोई Q1 चार्ज दे दिया और आउटर शेल को मैंने Q2 चार्ज दे दिया टोटल, तो इसमें भी तो 6 4 सरफेस है ना। एक फर्स्ट सरफेस ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो आपको ये बताना हो कि सारे सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, कि जैसे हमें Q1 Q2 देंगे तो इस सारे सरफेस पे कितने कितने अमाउंट का क्या होगा, बेसिकली आपका चार्ज होगा, हाँ, कि कितने कितने चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, आप मुझे बताओ कि जो सबसे अंदर सरफेस होगा, सरफेस 1, इस पे कितना चार्ज होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या, कि भाई Q1 का सर Q1 + Q2/2। नहीं, इसमें वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। इस पे जो चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है, यहाँ पे चार्ज जीरो होता है, नो चार्ज। सबसे अंदर वाली सरफेस पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। उसका रीजन है, इसका रीजन है गॉस लॉ। गॉस लॉ, है ना, गॉस लॉ इज द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं अगर एक गॉसियन सरफेस ऐसा ले लूं स्फेरिकल, जो कि इस कंडक्टर के अंदर से ऐसे पास हो रहा है, आपने एक कंडक्टर के अंदर से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ले लिया ऐसे, है ना, ये सब क्रॉस सेक्शन है। जैसे अगर शेल स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल होगा। तो अगर ये कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है तो वहां तो फील्ड जीरो होती है, तो इस पूरे सरफेस में ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा, कि अगर ये कंडक्टर के अंदर पास हो रहा है तो अंदर में तो कोई फील्ड होती ही नहीं है, तो एरिया भले ही 4πr1² आप ले लोगे, लेकिन ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी, मतलब ये टर्म जीरो हो गया। और ये टर्म इक्वल होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू इनक्लोज भी जीरो होना चाहिए, है ना। क्यू इनक्लोज जीरो मतलब इसके अंदर कभी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, नेट चार्ज, है ना। तो अगर और कोई चार्ज अंदर है ही नहीं तो यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगा। अब ये चार्ज जीरो होने का मतलब है कि पूरा का पूरा Q1 जो होगा आउटर सरफेस पे ही होगा, पूरा का पूरा Q1 जो होगा इस सरफेस 2 पे होगा। तो इस सरफेस 1 पे तो आपने गॉस लॉ से प्रूफ कर दिया चार्ज जीरो होगा, है ना।
अब अगर मैंने ये बोला कि आउटर मोस्ट पे अगर Q1 होगा तो थर्ड सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए? जो ये वाला सरफेस है यहाँ पे, इसके अंदर साइड पे -Q1 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे जो यस सर। ये पक्का -Q1 होगा, वही इंड्यूस चार्ज जैसे हम लिखते हैं ना, +Q1 है तो -Q1 हो जाएगा। उसका भी रीजन वही है कि अगर मैं एक गॉसियन सरफेस डॉटेड, अब डायग्राम सही बनाना, अगर मैं डॉटेड गॉसियन सरफेस यहाँ से पास कर दूं आउटर शेल के कंडक्टर वाले पोर्शन से, यहाँ से, मैं शेल है तो कुछ तो थिकनेस होगी ही, तो अगर मैं वहां से एक गॉसियन सरफेस पास कर दूं ऐसे डॉटेड डॉटेड, तो ये भी तो कंडक्टर के अंदर से ही पास हो रहा है ना, वहां भी तो यही चीज होगी, ये होगी, मतलब ये जीरो होगा, मतलब क्यू इनक्लोज वहां भी जीरो हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज कैसे जीरो होगा? अगर ये Q1 है तो ये -Q1 हो जाएगा, तभी तो अंदर में चार्ज जीरो हो जाएगा, है ना? तो सबसे अंदर जीरो, तो Q1 जो टोटल चार्ज था वो आउटर सरफेस पे होगा। अगर ये Q1 चार्ज है तो इसके इनर सरफेस पे -Q1 चार्ज आ जाएगा, है ना? इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? -Q1, है ना? तो अगर ये -Q1 होगा तो फिर बाहर कितना चार्ज होगा हम जानते हैं, मैं चार्ज तो कंजर्व, Q2 माइनस Q1, हाँ बोलो बेटा, Q2 माइनस Q1, Q2 + Q1, भाई Q2 से माइनस ऑफ -Q1 हो जाएगा ना, Q2 से -Q1 चार्ज यहाँ पे आ गया, तो Q2 माइनस -Q1 चार्ज, बाकी बचा चार्ज चार्ज सरफेस पे होगा, मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Q1 + Q2 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का सम अभी भी Q2 ही रहेगा, कुछ अगर अंदर गया तो कुछ बाहर होगा, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस पे, है ना? कि आउटर सरफेस पे चार्ज कैसा हो जाएगा बेसिकली आपका पॉजिटिव, और वो Q1 + Q2 के इक्वल होगा, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर ये Q1 + Q2 एक्सप्लेन कर देंगे एक बार? बेटा आपने बोला कि टोटल चार्ज आउटर शेल पे Q2 है, टोटल चार्ज ऑन आउटर शेल, है ना, इस Q2, अब Q2 का -Q1 यहाँ आ गया तो बाकी बचा सरफेस पे होगा ना, तो Q2 माइनस ऑफ -Q1 हो जाएगा ना, तो आउटर मोस्ट ओके सर। जो होगा वो Q1 + Q2 हो जाएगा, है ना? इन दोनों का सम Q2 ही रहना चाहिए, तो -Q1 अगर यहाँ पे आ गया है और बाहर अगर इतना है तो दोनों का सम Q2 ही रहना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, इधर उधर जाएगा लेकिन किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है ना ये, तो वो चार्ज क्या रहेगा बेसिकली आपका कंजर्व रहेगा, है ना? तो मतलब फील्ड अगर हम देखें तो इसके बीच में ऐसे फील्ड होगी, ऐसे, है ना, इसके बीच में क्या होगी? फील्ड होगी, और बाहर भी फील्ड होगी, है ना, कल जो हम पढ़ रहे थे, इसके बाहर भी क्या होगी बेसिकली आपकी फील्ड होगी, ऐसे, इस तरह से, है ना? तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ सबसे अंदर कितनी फील्ड होगी, तो वो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे फील्ड होगी, है ना, यहाँ पे क्या होगी बेसिकली आपकी फील्ड होगी Q1 की वजह से, और यहाँ पे फील्ड होगी इस Q1 + Q2 की वजह से, है ना? तो ये इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेन गॉस लॉ ही हम इसमें यूज करते हैं शेल के केस में, है ना? कि कंडक्टर के अंदर से एक गॉसियन सरफेस ले लो, अगर वो कंडक्टर से पास हो रहा है तो LHS साइड जीरो हो जाएगा, मतलब नेट इनक्लोज चार्ज भी जीरो होना चाहिए, तो सबसे अंदर में तो जीरो होगा तो बाकी पूरा चार्ज Q1 यहाँ आ जाएगा, अगर ये Q1 है तो ये -Q1 हो जाएगा, टोटल में कुछ अगर अंदर चला गया तो बाकी बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से चार्ज का क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स में, तो दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है ना, कोई सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में, बस सिमिलैरिटी एक ही है कि ये सारा कुछ हो रहा है ताकि कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट में फील्ड जीरो हो सके, है ना, कि कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए बेसिकली आपकी जीरो हो जाए, है ना? तो यहाँ कर सकते हैं इस तरह से। अभी मेरे ख्याल से कभी एक क्लास और लगेगी इसमें, नेक्स्ट वीक सैटरडे को भी अभी एक क्लास लेनी पड़ेगी मुझे कंडक्टर की, कंडक्टर थोड़ा सा है अ, अलग सा टॉपिक, अब चार्ज एक्चुअली इधर उधर भागने लगे ना, नॉन कंडक्टर में क्या था, जहां आप चार्ज रखोगे वहीं रहता है, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं थी,
इसमें भाग जाते हैं, कभी अंदर चले गए कभी बाहर चले गए, है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हम think कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, उससे आपको समझ में जाएगा ये। पहले आप इसको लिख लो। देखते हैं कोई अगर अच्छा न्यूमेरिकल मुझे मिल गया तो। हाँ ये देखो तो जरा। ये क्या दे रहा है, ये सब क्या दिया है फिर, Q1 Q2 Q3, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। इसने बोला ना गिवन चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, इसको हटा दो यहाँ से आप। ये तो मेरे को लगता है सॉल्यूशन का पार्ट आ गया है। मैं हटा देता हूँ इसे यहाँ से। ये सब कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। इसने बोला है कि सबसे अंदर में टोटल चार्ज Q1 है, उसके बाद Q2 है, उसके बाद Q3। इट इज फाउंड दैट charge dense surface charge density on the outer surfaces of shells are equal। तो रेशियो क्या हो जाएगा, cells are equal, so what is the ratio? यार एक कंसेंट्रिक कैसे बनता है यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा ये।
हाँ, वायर नहीं है, वो रेडियस दिखाया हुआ है रमेश, वो रेडियस है बेटा। निहाल सही आपका आंसर, ये कनेक्टेड नहीं है, वो रेडियस दिखाया हुआ है इसमें वायर से। हाँ सही है रमेश आपका आंसर। हाँ, जो एक्चुअली क्वेश्चन में लिख दिया ना, वो आंसर का ही पार्ट था एक्चुअली, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है ना, उसको तो उस क्वेश्चन से क्या मतलब है। आईटी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, खाली शेल्स बनी होंगी। ओरिजिनल जो क्वेश्चन होगा ये, उसमें ऐसा नहीं होगा। शेल, सेकेंड शेल, एंड दिस इज योर थर्ड शेल। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। देखो क्या है, ये 3 शेल्स है। अब मैंने ना उसकी थिकनेस नहीं बनाई है, क्योंकि वो थिकनेस तो मैंने उस क्वेश्चन में इसलिए बनाया था ताकि आप उसको ठीक से समझ पाओ कि गॉसियन सर्फेस कैसे पास होगा। एकाग्रजैन योर आंसर इज करेक्ट, है ना। मैंने थिकनेस नहीं बनाई है कि अब दो तो 6 लेयर बनाने का फिर कॉम्प्लीटेड हो जाएगा फिगर आपका, है ना। हाँ अंकुश वर्मा योर आंसर इज करेक्ट, है ना। तो इसने बोला हुआ है कि यहाँ पे 3 शेल्स हैं, सबसे इनर शेल का रेडियस आर है, उसके बाद ये रेडियस 2r है, और इसके बाद ये रेडियस जो है वो आपका 3r है। आपने चार्ज दे दिया, सबसे इनर शेल को चार्ज दे दिया Q1, इसको टोटल चार्ज आपने Q2 दे दिया, इसको Q3 दे दिया। क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया हुआ है, ये तो क्या था, वो आंसर का ही पार्ट था एक्चुअली। तो जैसे हम चार्ज देंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना सरफेस पे, क्योंकि 6 सरफेस। अब इसमें कितने सरफेस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सारे 6 सरफेस में कितना कितना चार्ज होगा वो देखना होगा। ये टोटल चार्ज इस पे Q1 है, टोटल चार्ज इस पे Q2 है, टोटल चार्ज Q3 है, लेकिन अंदर बाहर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो सबसे पहले अभी आपने पढ़ा कि सबसे अंदर तो यहाँ पे 0 होता है, 0 होगा तो यहाँ पे तो चार्ज Q1 हो जाएगा। अगर ये Q1 होगा तो यहाँ वाला थर्ड सरफेस पे चार्ज -Q1 हो जाएगा, और टोटल चार्ज Q2 से -Q1 माइनस होगा तो ये आपका Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। वही क्वेश्चन में शो कर रहा था वो। अगर ये चार्ज Q1 प्लस Q2 है तो इसका नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, और टोटल चार्ज Q3 से माइनस होगा तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। मतलब इसने यही शो कर दिया था कि इसके आउटर मोस्ट पे Q1 होगा, है ना, और यहाँ पे आपका Q2 होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपका Q2 हो जाएगा। ऐसा ये शो कर दिया था इसने पहले ही, है ना। वैसे गलत शो कर रखा था इसने, है ना, वो भी सही चीज़ नहीं थी, क्योंकि माइनस थोड़ी होगा। सारे चार्ज जो आउटर मोस्ट सरफेस पे होंगे वो पॉजिटिव होंगे, माइनस तो कहीं पे होंगे ही नहीं, है ना। तो ये इसको इग्नोर कर दो आप। तो भाई यहाँ पे आउटर मोस्ट पे Q1 होगा, सेकंड शेल के आउटर मोस्ट पे Q1 प्लस Q2 होगा, और जो थर्ड के आउटर मोस्ट में वो Q1 प्लस Q3 होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखो क्या बोल रहे हैं, यथार्थ सही आपका आंसर। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सर्फेसेज ऑफ द शेल्स आर इक्वल, कि सारे आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सेम है ना। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है सिग्मा की हम बात करते हैं, क्योंकि कंडक्टर में सरफेस पे ही चार्ज होता है, वॉल्यूम में तो होता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया। तो सबसे पहले मैं इनर शेल की बात करता हूँ, तो ये हो जाएगा Q1 बाई 4πr²। ये इक्वल होगा इसके बाहर वाले पे, तो Q1 प्लस Q2 बाई 4π इंटू 2r², और ये इक्वल होगा सबसे बाहर वाले पे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि इसमें वर्ड देखो क्या दिया हुआ है इसने, चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सर्फेसेस ऑफ द शेल्स। मतलब इनर, सबसे अंदर वाला जो शेल है उसके आउटर सरफेस में सेकंड सरफेस, सेकंड शेल का आउटर मतलब फोर्थ सरफेस, थर्ड शेल का आउटर सरफेस मतलब 6 आ जाएगा। और चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया होती है, तो 4π इंटू 3r² हो गया।
तो ये इसमें कंडीशन आ गई। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो Q1 Q2 और Q3 का रेशियो कितना होगा ये आपको निकाल लेंगे, है ना। Q1 Q2 Q3 का रेशियो जो आएगा वो भी आएगा, है ना, 1:3, है ना। Q1 Q2 Q3 ये आपका आ जाएगा 1:3:5 आपका आ जाएगा। दिस द करेक्ट आंसर, है ना। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ये इंपॉर्टेंट है ना, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये सब गॉस लॉ की वजह से ही हुआ है ना, कि कंडक्टर के अंदर से जब गॉसियन सरफेस पास करेगा तो उसके अंदर इंक्लोज चार्ज 0 होगा, तभी ये आपका ये Q है तो ये Q - Q1 हो रहा है। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर अंदर कुछ आ गया तो बाकी बाहर होगा, ये गॉस लॉ की वजह से। अंदर कुछ आ गया तो बाकी बाहर होगा, दोनों का सम तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए क्योंकि किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। ये आपका इस तरह से, है ना। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है ना, कि आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। थैंक यू सर। अभी हम कंडक्टर ही कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंडक्टर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप मॉड्यूल पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। यू कैन अटेम्प्ट कंप्लीट मॉड्यूल एंड NCERT आप एक बार कर लो, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस से मॉड्यूल हो जाएगा आपसे। वो तो कंडक्टर की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा उस दिन आपको, अदरवाइज आप पूरा मॉड्यूल एंड NCERT इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट कर लो। ये करने के बाद ही किसी दूसरे चीज़ पे मूव करना, इसी से आपको सब आ जाएगा, है ना। तो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।